नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का अपना टॉपिक है बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम होता है और वह कार्य की तलाश कर रहा होता है लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता, तो ऐसा व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। और व्यक्ति की यही स्थिति क्या कहलाती है? बेरोजगारी कहलाती है। क्या? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम हो तथा वह कार्य की तलाश कर रहा हो लेकिन उसे कार्य ना मिले, तो वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है और व्यक्ति की यह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। क्या? जब कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम हो तथा वह कार्य की तलाश कर रहा हो किंतु उसे कार्य ना मिले, तो ऐसा व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। और व्यक्ति की यह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। क्या? जब कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम हो तथा वह कार्य की तलाश कर रहा हो लेकिन उसे कार्य ना मिले, तो ऐसा व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। और व्यक्ति की यही स्थिति क्या कहलाती है? बेरोजगारी कहलाती है। अब बात करते हैं बेरोजगारी के वर्गीकरण की। क्या? बेरोजगारी का वर्गीकरण। तो बेरोजगारी को दो भागों में बांटकर समझा जा सकता है, या ये कहें कि बेरोजगारी को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो पहला वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि ऐच्छिक बेरोजगारी, और दूसरा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अनैच्छिक बेरोजगारी। पहली वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि ऐच्छिक बेरोजगारी। पहला वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अनैच्छिक बेरोजगारी। बेरोजगारी का वर्गीकरण। तो बेरोजगारी को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि ऐच्छिक बेरोजगारी, और दूसरा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अनैच्छिक बेरोजगारी। अब बात करें ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम होता है और वह कार्य की तलाश कर रहा होता है और उसे काम मिल भी जाता है, लेकिन व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होता है,
तो इस प्रकार से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। क्या? जब कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम होता है और वह कार्य की तलाश कर रहा होता है तथा उसे काम मिल भी जाता है, लेकिन वह व्यक्ति काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, इस प्रकार से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और ऐच्छिक बेरोजगारी को अर्थशास्त्र बेरोजगारी नहीं मानता है, क्योंकि आपने क्या किया? अपनी इच्छा से रोजगार को त्याग दिया, अपनी इच्छा से आपने उस रोजगार को नहीं किया। तो बात कर लेते हैं। क्या? जब कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम हो तथा वह कार्य की तलाश में हो, और उसे कार्य मिल भी जाए, लेकिन वह उस कार्य को करने के लिए तैयार न हो, तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। अर्थशास्त्र इसे बेरोजगारी नहीं मानता है। अर्थशास्त्र इसे बेरोजगारी नहीं मानता है। तो ऐच्छिक बेरोजगारी क्या हो गई? जब कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम हो और वह कार्य की तलाश कर रहा हो तथा उसे काम मिल भी जाए, लेकिन वह उस कार्य को करने के लिए तैयार ना हो, तो इस प्रकार से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, इस प्रकार से जो बेरोजगारी आती है, उसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और अर्थशास्त्र इस प्रकार की बेरोजगारी को बेरोजगारी नहीं मानता है, क्योंकि आपको काम मिल गया, आपने अपनी इच्छा से उस काम को त्याग दिया, आपने अपनी इच्छा से उस कार्य को नहीं किया। अब बात करते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी की। तो अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? तो अर्थशास्त्र वास्तव में अनैच्छिक बेरोजगारी को ही बेरोजगारी मानता है। बेरोजगारी की जो परिभाषा है वही आपकी अनैच्छिक बेरोजगारी है। तो क्या? जब कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम हो तथा वह कार्य की तलाश कर रहा हो और उसे कार्य ना मिले, तो इस प्रकार से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह क्या होती है? अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। वास्तव में अर्थशास्त्र अनैच्छिक बेरोजगारी को ही बेरोजगारी मानता है। क्या? जब कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम हो तथा वह कार्य की तलाश में हो और उसे कार्य न मिले, तो इस प्रकार से
तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। वास्तव में अर्थशास्त्र अनैच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी मानता है। क्या अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? जब कोई व्यक्ति कार्य करने में सक्षम हो तथा वह कार्य की तलाश कर रहा हो लेकिन उसे कार्य ना मिले, तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। वास्तव में अर्थशास्त्र अनैच्छिक बेरोजगारी को ही बेरोजगारी मानता है। अब बात करते हैं आगे बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी निम्न प्रकार की होती है, जैसे कि खुली बेरोजगारी या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और लास्ट प्रच्छन्न या छुपी बेरोजगारी यानी कि डिसग्राउंड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बेरोजगारी निम्न प्रकार की है। बेरोजगारी निम्न प्रकार की है। कौन कौन सा? पहला, खुली बेरोजगारी। क्या? खुली बेरोजगारी यानी कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। खुली बेरोजगारी यानी कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा, चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चौथा, मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पांचवा, संरचनात्मक बेरोजगारी यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। छठवां, प्रच्छन्न या छुपी बेरोजगारी। क्या? छठवां, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी यानी कि डिसग्राउंड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिसग्राउंड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन सी? खुली बेरोजगारी यानी कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी यानी डिसग्राउंड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब इनकी एक एक करके अलग अलग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खुली बेरोजगारी की। क्या? नंबर 1, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी यानी कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो खुली बेरोजगारी क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएं तो उसे खुली बेरोजगारी या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जब किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएं तो इस प्रकार की बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी या ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या? जब किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएं, तो उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। खुली बेरोजगारी कहते हैं। क्या? जब किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएं तो उसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब अगली बात करते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। क्या? घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़ता है और दूसरे रोजगार को पकड़ता है तो इस बीच वह थोड़े समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। इस स्थिति को ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। यह स्थिति कंपनी में शटडाउन या लॉकडाउन की स्थिति में हो सकती है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को हटाए जाने पर हो सकती है, या व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई नौकरी छोड़ता है और दूसरी नौकरी को पकड़ना चाहता है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। क्या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़ता है तथा दूसरे रोजगार को पकड़ता है, तो इस बीच वह थोड़े समय के लिए
बेरोजगार हो जाता है, बेरोजगार, इस बीच वह थोड़े समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। यह स्थिति घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। यह स्थिति घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। क्या? जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़ता है तथा दूसरे रोजगार को पकड़ता है तो इस बीच वह थोड़े समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। व्यक्ति की यही स्थिति क्या कहलाती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। व्यक्ति की यह स्थिति घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। यह स्थिति कब बन सकती है? यह स्थिति कब हो सकती है? जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि कंपनी में शटडाउन या लॉकडाउन की स्थिति हो जाए, कंपनी में लॉकडाउन या शटडाउन की स्थिति हो, ठीक है, लॉकडाउन या शटडाउन की स्थिति हो। यदि कंपनी में लॉकडाउन या शटडाउन होता है, शटडाउन हो जाता है, लॉकडाउन हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस कंपनी के जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे और दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, काम के लिए अप्लाई करेंगे। तो जब तक वह कंपनी इनको काम देगी तब तक कुछ समय का बीच में गैप होगा। ये जो गैप होगा ये क्या कहलाएगा? घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाएगा। अब इसी प्रकार क्या है, मान लीजिए किसी कंपनी द्वारा नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को हटाए जाने पर क्या होगा? जो कंपनी का नियोक्ता होगा वह अपनी कंपनी से यदि कर्मचारियों को हटा रहा है, कर्मचारी अधिक हो गए हैं और काम कम है, तो नियोक्ता क्या कर रहा है? अपने यहाँ के कर्मचारियों को हटा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कर्मचारी क्या करेंगे? दूसरी कंपनी में काम के लिए अप्लाई करेंगे, दूसरी कंपनी में काम ढूंढेंगे और काम के लिए अप्लाई करेंगे। जब तक दूसरी कंपनी इनको जॉब देगी, जब तक दूसरी कंपनी इनको कोई काम देगी, तब तक के लिए ये क्या होंगे? यहां से निकलने के बाद दूसरी कंपनी में काम पाने तक ये क्या होंगे? बेरोजगार रहेंगे। तो ये स्थिति क्या होती है? घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। अब बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी की। क्या? चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? अगली बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो देखिए, ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है। चक्रीय बेरोजगारी में कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा और ये क्या है? आपकी शिथिलता है, शिथिलता की स्थिति बन जाती है। चक्रीय बेरोजगारी में या ये कहें कि मुद्रा में शिथिलता की स्थिति बन जाती है। क्या? यहां पर क्या है? ये शिथिलता है, शिथिलता। चक्रीय बेरोजगारी में मुद्रा में शिथिलता की स्थिति बनती है, यानी कि रिसेशन की स्थिति बनती है। रिसेशन। चक्रीय बेरोजगारी में रिसेशन यानी कि शिथिलता की स्थिति बनती है। चक्रीय बेरोजगारी में मंदी की स्थिति होती है। चक्रीय बेरोजगारी में मंदी की स्थिति होती है और इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? आपका जो प्रोडक्शन होता है वह कम हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट भी क्या होता है? घट जाता है। इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इसमें प्रोडक्शन
प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है। क्या, जब प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी तो घटेगा। जब प्रोडक्शन कम है, उत्पादन कम हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट की कम रिक्वायर्ड होगी, कम आवश्यकता होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, घट जाएगा। एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, घट जाएगा तथा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तथा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। चक्रीय बेरोजगारी में शिथिलता यानी कि रिसेशन की स्थिति होती है, मंदी की स्थिति होती है। इसमें प्रोडक्शन कम होता है और जब प्रोडक्शन कम होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होता है, घट जाता है। और जब एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा, नौकरी घट जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हो जाएगी यानी कि बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या है, चक्रीय बेरोजगारी की यदि बात करें तो अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण आई बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। क्या, अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण आई बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण आई बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण आई बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। अब बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी की। मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है, ये मौसम में परिवर्तन के कारण आई बेरोजगारी है। क्या, मौसम में परिवर्तन के कारण आई बेरोजगारी। मौसम में परिवर्तन के कारण आई बेरोजगारी। मौसम में परिवर्तन के कारण आई बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हर एक मौसम में, सीजन में अलग अलग वस्तुओं की डिमांड होती है। जैसे गर्मियों के सीजन में आइसक्रीम अधिक बिकती है, तो आइसक्रीम की कंपनियों में या आइसक्रीम की फैक्ट्रियों में ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, अधिक वर्कर्स काम करते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी समाप्त होती है तो आइसक्रीम की जो डिमांड होती है वह भी कम हो जाती है। जैसे ही गर्मी समाप्त होती है तो आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाती है, घट जाती है। इस स्थिति में जो आइसक्रीम के सेक्टर पे काम कर रहे थे, उन व्यक्तियों को क्या किया जाता है, रोजगार से बाहर कर दिया जाता है। इस स्थिति में इस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है। वहीं क्या होता है, गर्मियों के सीजन में स्वेटर, ऊनी वस्त्र आदि के सेक्टर में अधिक से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी समाप्त होती है तो ऊनी वस्त्रों का कार्य खत्म हो जाता है और इस कंडीशन में जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, वहां के जो एम्प्लॉय होते हैं, वहां के जो व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को क्या किया जाता है, रोजगार से बाहर कर दिया जाता है। उन व्यक्तियों को रोजगार से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से बेरोजगारी जो उत्पन्न होती है वह मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। अब बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी की। पांचवा, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, वह उत्पादन की तकनीक में हुए परिवर्तन के कारण
आई हुई बेरोजगारी होती है। क्या ये क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पादन की तकनीकी में हुए परिवर्तन के कारण आई बेरोजगारी। जो संरचनात्मक बेरोजगारी है वह उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन के कारण आई हुई बेरोजगारी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जब कंप्यूटर आया तो उस समय कई लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे, जो कि एम्प्लॉय थे, जो कि जॉब कर रहे थे। उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। ऐसे में क्या हुआ, कई प्राइवेट कंपनियों ने अपने जो एम्प्लॉय थे उन एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर कर दिया, रोजगार से बाहर कर दिया और उनकी जगह पर दूसरे लोगों को रोजगार प्रदान किया। इस प्रकार से जो बेरोजगार हुए वे संरचनात्मक बेरोजगारी कही जाएगी। क्या? कंप्यूटर का आ जाना एक प्रकार का संरचनात्मक बेरोजगारी हुई थी। क्या? उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं कंप्यूटर का आ जाना। कंप्यूटर का आ जाना। जब कंप्यूटर आया तो कई प्राइवेट कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को क्या किया, कंपनी से बाहर कर दिया, जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। कुछ कंपनियों ने ऐसा भी किया कि उनको कुछ समय दिया, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का, कि आप इस बीच में कंप्यूटर सीख लें चलाना, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपकी जगह में दूसरे लोगों को रखा जाएगा। इस प्रकार का भी कुछ प्रावधान किया गया। लेकिन ज्यादातर कंपनियों ने क्या किया, जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता था उनको बाहर कर दिया। इस प्रकार से जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा गया। अब बात करते हैं प्रच्छन्न या छुपी बेरोजगारी की। छठवां, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी क्या है? तो क्या होता है, जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो ऐसे में कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है तथा उन्हें रोजगार से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। क्या? जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों की सीमांत उत्पादकता यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाती है तथा उन्हें रोजगार से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी क्या है? तो क्या, जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य को कर रहे होते हैं और उनमें से कुछ लोगों को हटा दिया जाता है, उसके बाद भी कंपनी की उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, जिन लोगों को हटाया गया उनकी जो सीमांत उत्पादकता थी वह शून्य हो गई, उनकी जो सीमांत उत्पादकता थी वह शून्य हो गई। इस कंडीशन में उन्हें रोजगार से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो व्यक्तियों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, जो व्यक्तियों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वह शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी ज्यादातर कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है। क्या इस प्रकार की बेरोजगारी ज्यादातर कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है। जो आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी है वह ज्यादातर कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं आगे गरीबी की। गरीबी यानी पुअर्टी। तो गरीबी क्या होती है? गरीबी क्या होती है, जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि की पूर्ति नहीं कर पाता है तो ऐसा व्यक्ति गरीब कहलाता है और व्यक्ति की यह स्थिति गरीबी कहलाती है। क्या? जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि की पूर्ति नहीं कर पाता है तो ऐसा व्यक्ति गरीब कहलाता है तथा व्यक्ति की यह स्थिति गरीबी कहलाती है। क्या? जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि की पूर्ति नहीं कर पाता तो ऐसा व्यक्ति गरीब कहलाता है और व्यक्ति की यह स्थिति गरीबी कहलाती है। गरीबी यानी कि पुअर्टी को दो भागों में बांटा गया है। गरीबी यानी कि पुअर्टी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है? तो पहला रिलेटिव पुअर्टी। क्या? रिलेटिव पुअर्टी यानी कि सापेक्ष गरीबी और दूसरा अब्सोल्यूट पुअर्टी यानी कि निरपेक्ष गरीबी। गरीबी यानी कि पुअर्टी को दो भागों में बांटा गया। पहला रिलेटिव पुअर्टी यानी कि सापेक्ष गरीबी और दूसरा अब्सोल्यूट पुअर्टी यानी कि निरपेक्ष गरीबी। अब जो सापेक्ष गरीबी है, सापेक्ष गरीबी का निर्धारण कैसे करते हैं?
तो सापेक्ष गरीबी का निर्धारण समाज में तुलना के आधार पर किया जाता है। क्या? सापेक्ष गरीबी का निर्धारण, सापेक्ष गरीबी का निर्धारण समाज में तुलना के आधार पर किया जाता है। सापेक्ष गरीबी का निर्धारण किस प्रकार करते हैं? तो सापेक्ष गरीबी का निर्धारण समाज में तुलना के आधार पर करते हैं। जैसी समाज है, जैसे वहां व्यक्ति निवास करते हैं, उसके आधार पर सापेक्ष गरीबी का निर्धारण करते हैं। उस समाज के हिसाब से व्यक्ति कितना गरीब है, इस प्रकार से सापेक्ष गरीबी का निर्धारण किया जाता है। अब बात करें जो सापेक्ष गरीबी है, सापेक्ष गरीबी का मापन दो प्रकार से किया जाता है। सापेक्ष गरीबी का मापन यानी कि मीजर, सापेक्ष गरीबी का मापन यानी कि मीजर दो विधियों से करते हैं या दो प्रकार से किया जाता है। पहला गिन्नी कॉफिशिएंट, पहला गिन्नी कॉफिशिएंट, गिन्नी कॉफिशिएंट, गिन्नी कॉफिशिएंट यानी कि गिन्नी गुणांक द्वारा, गिन्नी गुणांक, पहला गिन्नी कॉफिशिएंट यानी गिन्नी गुणांक, और दूसरा लॉरेंज कर्व यानी कि लॉरेंज वक्र के द्वारा, दूसरा लॉरेंज कर्व यानी कि लॉरेंज वक्र द्वारा। तो जो सापेक्ष गरीबी का मापन है, मीजर है, वह दो प्रकार से करते हैं। पहला गिन्नी कॉफिशिएंट यानी कि गिन्नी गुणांक के द्वारा, और दूसरा लॉरेंज कर्व यानी कि लॉरेंज वक्र के द्वारा। अब बात करें निरपेक्ष गरीबी की, तो निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है। क्या? इसका निर्धारण गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है। इसका निर्धारण गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है। निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है। और निरपेक्ष गरीबी को दो भागों में बांटा गया। निरपेक्ष गरीबी को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भागों में? पहला कैलोरी के आधार पर, पहला कैलोरी के आधार पर, और दूसरा उपभोग के आधार पर, उपभोग के आधार पर। इसको आय के आधार पर भी लिख सकते हैं। क्या? उपभोग या आय के आधार पर। जो निरपेक्ष गरीबी है, निरपेक्ष गरीबी को दो आधारों पर दो भागों में बांट दिया गया। पहला कैलोरी के आधार पर और दूसरा उपभोग के आधार पर या आय के आधार पर। अब जो कैलोरी के आधार पर बांटा गया है, तो कैलोरी के आधार पर इसे भी दो भागों में बांट दिया गया। कैलोरी के आधार पर जो बांटा गया, इसको पुनः दो भागों में बांट दिया गया। पहला रूरल क्षेत्र या रूरल एरिया, पहला क्या है? रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, और दूसरा अर्बन एरिया, दूसरा अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। जो कैलोरी के आधार पर है, कैलोरी के आधार पर पुनः दो भागों में बांटा गया। पहला रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र। अब ये क्या है?
यदि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति को 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। यदि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति को 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। यदि व्यक्ति को 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। यदि इससे नीचे प्राप्त होती है तो व्यक्ति गरीब कहा जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्र में क्या है, यदि व्यक्ति को 2100 कैलोरी प्रतिदिन की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति शहरी क्षेत्र के अंदर गरीब नहीं कहा जाएगा। इससे कम की प्राप्ति होने पर व्यक्ति गरीब कहा जाएगा। अब बात करें उपभोग के आधार पर, तो उपभोग के आधार पर भी इसे दो भागों में बांटा गया। पहला ग्रामीण और दूसरा शहरी। पहला ग्रामीण और दूसरा शहरी। तो ग्रामीण क्षेत्र में यदि व्यक्ति की मंथली इनकम 972 रुपए है तो व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में यदि व्यक्ति 972 रुपए प्रति माह, यदि व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रुपए 972 प्रति माह कमाता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। यदि इससे नीचे की इनकम होती है तो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। वहीं शहरी क्षेत्र के अंदर क्या है, यदि व्यक्ति की इनकम 1407 रुपए है, यदि व्यक्ति की इनकम 1407 रुपए प्रति माह है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। यदि व्यक्ति की इनकम शहरी क्षेत्र के अंदर 1407 रुपए पर मंथ है तो ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। तो गरीबी क्या है, जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि की पूर्ति नहीं कर पाता है तो ऐसा व्यक्ति गरीब कहलाता है और व्यक्ति की यही स्थिति गरीबी कहलाती है। गरीबी को दो भागों में बांटा गया। पहला रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि सापेक्ष गरीबी और दूसरा एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि निरपेक्ष गरीबी। अब सापेक्ष गरीबी का निर्धारण कैसे करेंगे, तो सापेक्ष गरीबी का निर्धारण समाज में तुलना के आधार पर किया जाता है कि उस समाज के हिसाब से कौन सा व्यक्ति कितना गरीब है। और सापेक्ष गरीबी का मापन दो प्रकार से करते हैं। पहला गिन्नी कोएफिशिएंट यानी कि गिन्नी गुणांक के द्वारा और दूसरा लॉरेंज कर्व यानी कि लॉरेंज वक्र के द्वारा। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि निरपेक्ष गरीबी, तो निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है और सरकार अधिकतर इसी विधि से गरीबी रेखा का निर्धारण करती है। निरपेक्ष गरीबी को दो भागों में बांटा गया। पहला कैलोरी के आधार पर और दूसरा उपभोग के आधार पर या आय के आधार पर। अब कैलोरी के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। पहला रूरल एरिया और दूसरा अर्बन एरिया, यानी कि पहला ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा शहरी क्षेत्र। यदि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति को 2400 कैलोरी प्रतिदिन की प्राप्ति होती है तो ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। यदि इससे कम की प्राप्ति होती है तो वह व्यक्ति गरीब कहलाएगा। वहीं यदि अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र में व्यक्ति को 2100 कैलोरी प्रतिदिन की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। यदि इससे कम की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। उपभोग के आधार पर या आय के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया। पहला ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया और दूसरा शहरी यानी कि अर्बन एरिया। यदि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति की आय 972 रुपए प्रति माह है तो ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। यदि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर व्यक्ति की आय 972 रुपए से कम है तो व्यक्ति गरीब कहा जाएगा। और वहीं शहरी क्षेत्र के अंदर यदि व्यक्ति की आय 1407 रुपए है
तो व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। यदि शहरी क्षेत्र के अंदर व्यक्ति की आय 1404 रुपए प्रति माह है तो व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। यदि व्यक्ति की आय इससे कम है तो व्यक्ति गरीब कहा जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।